बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन मेरे आज के मेहमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक 16 फरवरी 1965 को लाहौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल से हासिल की। UEG से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। 2016 में शहबाज शरीफ की काबीना में उन्हें सूबाई वज़ीर बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन बनाया गया। इससे कबल 2008 से 2013 तक स्पेशल असिस्टेंट बराए सेहत रह चुके। 2008, 2013, 2018 और 2024 में रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की काबीना में बतौर सूबाई वज़ीर बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन, वज़ीर बराए महकमा एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब, चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। कैसे हैं खालिद साहब? सर बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। खालिद साहब, आपकी हुकूमत ने जून 2024 में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 में तरमीम कर दी, जिसके नतीजे में एक खुद मुख्तार इदारा अब हुकूमत के कंट्रोल में आ चुका है। क्या आप समझते हैं कि ये फ़ैसला मरीज़ों के मुफाद में था या आपकी सियासी जमात के ज़ाती मुफाद में था? सर, ये जो 2024 वाला फैसला आप कह रहे हैं ना, ये बेसिकली तो पिछली गवर्नमेंट किया था। हेल्थ केयर कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है और हमारा उनके साथ एक अच्छा लगान है। हमारा अटैच डिपार्टमेंट वो ज़रूर है, लेकिन उसके जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स हैं, उसके जो चेयरमैन हैं मेजर आज़म, आप जानते हैं उनको, एक्स चीफ सेक्रेटरी रहे हैं वो, और साकिब साहब जो उसके CEO हैं, वो तो करते हैं काम मेरिट पे। मैंने उनको आज तक ये भी सिफारिश नहीं की कि आप फ़लाँ डिस्पेंसरी खोल दें, फ़लाँ अस्पताल खोल दें। हाँ, हम एक अपने स्टैंडर्ड्स और क्रिटिकल जो इंडिकेटर्स हैं उनकी बेहतरी के तो काम ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारी उनके अंदर उनका जो अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उससे हमारा कतई अमल दखल नहीं है। लेकिन खालिद साहब, क्या ज़रूरत थी 2010 के एक्ट को बदल के अपने पास सारी ताकत ले जाने में? क्या महसूस बेसिकली तो जब हुआ तो उस वक्त मैं मार्च अप्रैल में आया था। उसकी वजूहत शायद जो पिछले टर्नओवर हो उनके ज़हन में को हो, लेकिन हमने तो इसमें कोई अमल दखल नहीं किया, बल्कि हमने तो नई अमेंडमेंट्स, आपने नोटिफिकेशन किया, आपने पुराने को रिप्लेस कर दिया है। हाँ, इसमें और नया आपने बनाया है। इसमें पुराना जो था खुद मुख्तार था, अब ये खुद मुख्तार नहीं है। पिछले जो मुझसे पिछले था दौर, उसका ये ज़हन में ज़रूर था कि जो हेल्थ केयर इसको पंजाब असेंबली से आपने मंजूर करवाया आपको, उसमें हेल्थ केयर कमीशन जो है उसमें जो पिछले बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स थे उन्होंने बग़ैर गवर्नमेंट को इत्तला किए CEO साहब को एक्सटेंड किया था, और गवर्नमेंट के ज़हन में ये था, मौजूदा CEO वही चल रहे हैं, अभी साको साहब भी चल रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक्सटेंड किया था किसने? हाँ, बगैर गवर्नमेंट की परमिशन से, जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर था उनका। तो उस पे आपको इतराज़ क्या था? मुझे कोई इतराज़ नहीं था उस पर, लेकिन बहरहाल ये एक इम्प्रेशन था, एक ख्याल था, एक फ़ैसला था कि जब आप किसी को इंडक्ट करते हैं तो उसको निकालने का इख्तियार भी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास, नॉट फॉर द वाइड गवर्नमेंट मीन आपकी कैबिनेट। नहीं, आप गवर्नमेंट से मुराद देते हैं, आप नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर कोई भी आज़ाद अदारा काम करे। हर अदारा आपको हम तो हर अदारे की आज़ादी के ही दाई हैं, लेकिन इस अदारे को हमने आज़ाद नहीं किया। बात कर रहे हैं, मेरी देखें बड़े भी एक रूल्स होते हैं। आप रूल्स जब आपने एक डिपार्टमेंट चलाना, डिसिप्लिन से चलाना है, उसमें कोई भी अकाउंटेबिलिटी से बाहर नहीं, ना मैं बाहर हूँ ना कोई बाहर। इसमें मुझे पता है इख्तिलाफ क्या था आपको? नहीं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं था, लेकिन इसमें कोई कदगन नहीं है। इसमें उनकी जो एक आज़ादी है उसमें कहीं इंटरफेयर नहीं किया हमने। हमें कोई एक मिसाल बता दें कि इस 15 अबा में वज़ीर आला हाउस ने या मैंने या मेरे डिपार्टमेंट ने इंटरफेयर किया हेल्थ केयर कमीशन ने। हेल्थ केयर कमीशन सरकारी अस्पतालों में भी जाता है, सरकारी अस्पतालों को बंद भी करता है, प्राइवेट को भी बंद करता है। हमारी इसमें कोई अमल दखल नहीं है और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। क्या ये हकीकत नहीं कि जो कमिश्नर है उसका हुकूमत हटा सकती है? कमिश्नर्स को हुकूमत तरीक़ेकार की तरह हटा सकती है, एकदम आप किसी को नहीं हटा सकते। जो रूल्स पे प्रोविजन मौजूद है उसी प्रोविजन से आप हटा सकते हैं हेल्थ कमीशन को। हेल्थ केयर कमीशन इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। पसंद नहीं आता, आप उसको हटा देंगे? चलो, गवर्नमेंट का जो कैबिनेट बैठी हुई है उसका कोई इख्तियार नहीं है। अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है या उसकी कोई शिकायत आती है या खुदा न खास्ता ऐसी शिकायत आती है जो गैर अखलाकी है, उसमें खुदा न खास्ता मैल प्रैक्टिस है, तो गवर्नमेंट ने उस पर नोटिस तो लेना। तो आपने क्या इस बिना पर नहीं ये कमीशन बदला कि उसमें एक ऐसी सियासी पार्टी के 2 ख़ास लोग थे जिनकी बिना पे आपको ये सारी तब्दीलियाँ करनी पड़ी? वो काम कर रहे थे, वो मीटिंग्स में आ रहे थे, जो भी लोग थे, मुझे तो उनका नाम नहीं पता। कोई बंदा मीटिंग्स में नहीं आएगा और घर बैठ के कमीशन का काम करना चाहेगा तो घर बैठ के तो नहीं। सलमान सदीक साहब घर बैठे हुए कमीशन का काम करते थे, सलमान साहब मीटिंग्स में आते थे, मुझे किसी से इख्तलाफ नहीं। हाँ, उसके काम पे मेरा इख्तलाफ है, अगर काम ना करे
और अपने नाम की बुनियाद पे सब नाम रखे और कोई बोर्ड का काम ही ना करे, मीटिंग में कोई ना आए तो उसको फारिग करना चाहिए, वो मैं हूँ या कोई भी हो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गुज़श्ता बोर्ड था वो मीटिंग्स भी नहीं कर रहा था, काम भी नहीं कर रहा था, इस बना पर उसको तब्दील करना जरूरी। बोर्ड तब्दील करना प्रोविजन है और वो फैसला गवर्नमेंट का। हाँ, लोग अच्छे आने चाहिए, लोग अच्छे आने चाहिए, वेल रिप्यूटेड आने चाहिए। खान साहब, आप बार बार कोई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करते हैं, लेकिन PHC कमीशन को तहलील करके आपने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सबसे ज़्यादा मौसर अदारा ही कमज़ोर कर दिया है। मेरा जिम्मेदारी एज ए मिनिस्टर के क्वैक के खिलाफ मैं कार्रवाई कराऊँ। हेल्थ केयर कमीशन अपना काम इंडिपेंडेंट कर रहा है और जो वो डिस्पेंसेस, जो अस्पताल गैर उनको बंद करता है और एक तरीक़ेकार उसका खोलने का, पूरा एक कोर्ट है, पूरी एक प्रोसीडिंग है, पूरा एक जुर्माना है, उसके मुताबिक वो काम करते हैं। क्या आप इस बात की ज़मानत दे सकते हैं कि जो तरमीम भी पंजाब हेल्थ कमीशन एक्ट में की गई, इसके बाद जो हुकूमत की जानिब से मरीज़ों की शिकायत आज़ादाना तौर पर सुनी और हल की जाएंगी बग़ैर किसी सियासी दबाव के? सहार भाई, सियासी दबाव का भी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो बड़ी अजीबो गरीब है। आपका अपना बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं कि हर सियासी बंदा दबाव डालता हो, ये ज़रूरी नहीं है। सियासतदान बहुत बेहतर भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बैलेंस पर चलने वाले भी हैं। मैं अच्छा बोल रहा हूँ ये मुझे नहीं पता, पब्लिक मुझसे बेहतर जानती है। मेरी गवर्नमेंट ने, वज़ीर आला साहब ने या मैंने या मेरे डिपार्टमेंट ने, मेरे सेक्रेटरी हेल्थ ने भी, मैं उसकी भी गारंटी देता हूँ, हमने कभी सेक्रेटरी हेल्थ यू हैव? वन, मेरे डिपार्टमेंट की एक ही है, क्योंकि डिपार्टमेंट 2 हिस्सों में तकसीम है सर, 2 हिस्सों में तकसीम हमने 2015 दिसंबर में किया था और वो हमने ठीक फैसला किया था। क्या है, क्या मैं आपको सारा, हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। एक जो मेरा डिपार्टमेंट है वो मेडिकल एजुकेशन को डील करता है, जिसमें 19 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन मेडिकल कॉलेज की तमाम जो चीज़ें हैं वो आपसे जो हमारे पास हैं जी, ये तो ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। और उसका जो उसके अटैच अस्पताल हैं, जो टीचिंग अस्पताल हैं। अब जब आप प्राइमरी सेकेंडरी पे आते हैं, जो अब हेल्थ एंड पॉपुलेशन है, तो उसमें प्राइमरी BHU, RSC, THQ, DHQ, फिर वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं, पोलियो, नहीं वो उनके पास है। 2014 में नवाज शरीफ ने कौमी सेहत प्रोग्राम के तहत 100 मिलियन के मंसूबे का ऐलान किया। फिर 31 दिसंबर 2015 को कौमी सेहत प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिसमें इब्तदाई तौर पर 15 अजला को, कि जो 32 लाख लोग हैं, उन लोगों को शामिल किया गया कि इनको इसकी सहूलत पहुँचाई जाएगी। फिर इन 15 अजला को बढ़ा दिया गया और इनको इसकी बजाय 17 अजला में ये प्रोग्राम ले गए। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को सेहत कार्ड से सहूलतें मिल रही थी, आपके प्रोग्राम में और उस प्रोग्राम में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं। ये प्रोग्राम बेसिकली तो मियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था 2014 में, और हमने KP की गवर्नमेंट को उस वक्त ऑफ़र की थी कि आप स्टेट लाइफ के इस प्रोग्राम में हमारे साथ आ जाएँ। उसका फ़ायदा ये था कि जब आप एक बल्क में काम करते हैं तो जो प्रीमियम था वो 2-300 रुपये हमें कम मिल रहा था, लेकिन KP ने हमें ज्वाइन नहीं किया। उनका अपना फैसला था, इंडिपेंडेंट सूबा था। उन्होंने जो प्रीमियम किया वो 200-300 रुपये पर पर्सन ज़्यादा था। हमने उस वक्त कश्मीर, गिलगित, इस्लामाबाद और पंजाब के लिए इसको किया, और पंजाब इसको फिर हमने लॉन्च किया। पहला प्रोग्राम हमने रहीमा रखा में गया था। बेसिकली ये हेल्थ कार्ड था जो हेल्थ कार्ड हमने लॉन्च किया था। हेल्थ कार्ड के लिए क्या क्या सहूलत थी? इरफान भाई, जब उस वक्त हमने शुरू किया था तो हमने इस पर बड़ा ना डिस्कशन गौर किया था प्रोफेशनल्स के साथ। किसी भी मुल्क में जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है वो एकदम नहीं आता, उसको वक्त के साथ साथ आप स्प्रेड करते हैं, क्योंकि उसमें प्लस माइनस होने का ख़तरा होता है। सो हम पहले PMT पे गए थे, हम 40-45% PMT पे काम कर रहे थे, यानी जो ख़त गुर्बत के 40-45% लोग हैं, पहले स्टेप पे हम उनको ला रहे थे। मतलब सेकंड स्टेप पे हमने इसको आगे लेके जाना जो आपके पास सर्वे की हुई रिपोर्ट थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वही लोग बेस पे हमारी बेस थी, बेस वही थी। बाद में लेकिन उस डाटा को हमने इम्प्रूव किया था। उस कार्ड पे के जरिए कितने बीमारियां थी जिस पे मुझे हुकूमत मदद कर रही थी? पेडियाट्रिक भी थी, एडल्ट भी थी, उसमें कार्डिक भी थी, नेफ्रोलॉजी भी थी, ऑन्कोलॉजी भी थी, उसमें तो बेशुमार बीमारियां। और उसके साथ फ्री मेडिसिन थी। फ्री मेडिसिन थी। अब क्या हुआ? अब फ्री मेडिसिन क्यों नहीं है? अभी भी फ्री मेडिसिन है। अभी पिछले दिनों मेरे अस्पताल में दवाइयों की शदीद किल्लत थी, और ये आप ही के जरिए हमें हमारे तक की इन्फॉर्मेशन आई। भाई, एमरजेंसी इस वक्त हमारी बहुत बेहतर जा रही है। हम 90-95% दवाई दे रहे हैं, और OPD इंडोर हम इस वक्त 70-75-80% पे हैं। 100% हम 3-4 माह तक करेंगे, क्योंकि जो 1 जुलाई को हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं, वो ऑर्डर जो आ रहे हैं वो टेक्स 30-40 डेज बोर। तो हम, मेरा ख्याल है कि सितंबर में हमारे पास बहुत बड़ी खेप आ जाएगी, लेकिन जो शॉर्ट वाला है आप कह रहे हो कि सितंबर में सूरत बेहतर हो जाएगी। अब सर, हम अस्पताल की दवाइयों की बात कर रहे थे ना? हाँ जी। अब वहाँ पे सफाई के भी मसाइल हैं, वो भी आपके नोटिस में आए, आप कुछ कर रहे हैं उसके बारे में। तकरीबन 3.5 अरब रुपए के वाजिबात की बात भी वहाँ पे की,
आप ये बताना पसंद करेंगे कि अस्पताल के 5 दौरे किए के दौरान जब आपको और सेक्रेटरी को बहरहाल सूरत हाल से आगाही हुई तो फंड जारी क्यों नहीं किए गए और मरीजों को सहूलियात ना मिलने की जिम्मेदारी किस पे होती है? ये है तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन। जो पहली बार लायबिलिटी थी वो कब से थी? पहला सवाल आई हैव नो आइडिया। मैं बताता हूं, आप बताएं, यू कैन आंसर द क्वेश्चन। सर 2019 से लायबिलिटी चल रही थी, 2019 से, और ये रिकॉर्ड की बात है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। आप कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड पेश कर दूंगा। 19, 20, 21, 22, 23, 24 में आगे लायबिलिटी जो थी वो 22 अरब पे चली गई पूरे पंजाब की, जिसमें आपने बताया कि मेयो की मेन मेयो की 3.5 अरब। तो वो फिर पे भी तो चीफ मिनिस्टर ने की। वो लायबिलिटी पिछली गवर्नमेंट्स की थी, पे हमने की 2019 से ऑनवर्ड। 2019 से ऑनवर्ड उसको हमने पूरी को पे किया पिछले फाइनेंशियल ईयर में 30 जून से पहले। अब वो सारी लायबिलिटी पे है। नया बजट आ चुका है, नए बजट की प्रिक्योरमेंट्स हो रही हैं और इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर तक चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, लेकिन ये चलता रहेगा ऑनगोइंग। सर खान साहब, ये सवाल है कि आपने कहा कि पाकिस्तान का पहला गवर्नमेंट कैंसर अस्पताल पंजाब में जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नए कैंसर अस्पताल बनाने से पहले बेहतर ना होता कि जिना और मेयो अस्पताल के जो कैंसर वार्ड हैं आप उनकी अपग्रेडेशन कर देते? इफ्तार भाई, ये एक अच्छा सवाल आपने किया है। जो दोनों ऑन्कोलॉजी वार्ड्स हैं उनकी एक लिमिट है। कैंसर अस्पताल एक पूरी मेडिकल प्लानिंग है। कैंसर अस्पताल जब आप बनाते हैं 74 बिलियन का, तो उस पर पूरी का आपको जगह चाहिए। ये जो मौजूदा अस्पताल है 335 कनाल का है। मेयो की सूरत हाल ये है कि मेयो का जो वार्ड है ऑन्कोलॉजी का, जहाँ हम कीमोथेरेपी करते हैं, उसके नीचे ओपीडी की जगह कम हो गई है। 6000 लोग आ रहे हैं रोज़ के। 6000 ज़रबे आप 2 करें तो 12-14 हज़ार लोग, उनके अटेंडेंट भी एक 2-2 साथ आते हैं। हम इस वक्त तो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं ओपीडी की। ओपीडी के रश को हमने सेग्रीगेट कैसे करना है, वहाँ भी कर रहे हैं। ओपीडी को हम उसकी डाटा वाइज काम कर रहे हैं। उस पर हम मेयो अस्पताल के जो अटैच अस्पताल है ना, उनको इम्प्रूव करेंगे, सैयद मिठा यकी, कोट खाया सईद को, और थोड़ा सा ओपीडी को वहाँ डाइवर्ट करेंगे, थोड़ी एमरजेंसी को वहाँ डाइवर्ट करेंगे, वरना ये रश खत्म नहीं हो सकता। दूसरा, एक सेकंड ठहरिए, एक सेकंड। आप मुझे ये कह रहे हो कि जिना और मेयो अस्पताल में जो कैंसर वार्ड इसके मौजूद है, ऑन्कोलॉजी वार्ड्स में, उसको आप और इम्प्रूव करेंगे? इम्प्रूव कर चुके हैं। अब मेयो का जो मेयो क्लिनिक है जो बेदियाँ रोड पे है, वो उसका अटैच है। वो पूरा एक अस्पताल चल रहा है कैंसर का, जहाँ कीमोथेरेपी हो रही है। लेकिन इसमें तो बहुत स्टेट ऑफ आर्ट काम होगा ना। जब कैंसर अस्पताल बनना है तो आपने बिलियंस रुपीस की मशीनें, ये भी तो आप ही ने बनाए थे ना? ये भी तो आप ही ने बनाए थे ना? ये जिना अस्पताल में ये वार्ड्स तो खैर साल से चल रही है ना। इन वार्ड्स को ये फिर एक वार्ड है, हाँ, वार्ड में आप सिर्फ कीमोथेरेपी करते हैं। रेडिएशन की नई मशीनें आ गई हैं, गामा नाइफ है, साइबर नाइफ है, MRI है, बंकर्स हैं, थिएटर्स हैं, इसलिए नहीं बन सकती कि वो पर्पस बिल्ड ही नहीं है। ओके, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने 5 बड़े किडनी सेंटर बनवाए थे, रावलपिंडी, भावलपुर, मुल्तान, रहीम यार खान और शेख ज़ैद। PKLI जैसे मेगा प्रोजेक्ट की वजह से माजी में चलने वाले ये जो 5 किडनी सेंटर थे, अब आवाम को वो सहूलतें फराहम नहीं कर पा रहे जो करनी चाहिए। ग़ालिबन उसकी वजह यह है कि एक बड़ा अदारा आपने बना दिया है और इन अदारों की तरफ आपकी तवज्जो कम हो गई है। नहीं सार भाई, ये बात मैं आपकी पार्शल इत्फाक ये करूँगा कि PKLI पाकिस्तान का बल्कि साउथ एशिया का पहला अस्पताल है जो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल है, जैसे स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड है। वो अस्पताल जब बना, उसकी प्लानिंग की जो पर्पस बिल्ड था अस्पताल, उस पर्पस बिल्ड बनाया गया। उस तक भी जेर में था कि मेडिकल टूरिज्म भी होगा, बाहर से भी लोग आएंगे और अपने मुल्क के लोग भी आएंगे। लेकिन शेख ज़ैद का किडनी सेंटर काम कर रहा है, जो CM साहब का किडनी ट्रांसफ़र प्रोग्राम है उसके थ्रू हम फ्री इलाज करा रहे हैं, उनको पेमेंट कर रहे हैं। शेख ज़ैद का भी चल रहा है। पिड्डी का जो किडनी अस्पताल है वो PKLI का सपुर्द कर दिया गया और वो इंशाल्लाह अक्टूबर के पहले वीक में सेकंड PKLI के तौर पर पिंडी में काम शुरू कर देगा। उनको हमने पैसे 3 अरब ट्रांसफर किया। भावलपुर, मुल्तान और रहीम यार खान, मुल्तान का अपना काम कर रहा है। MIKD वो इंडस ला रहा है, MIKD में ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं। MIKD यानी मुल्तान किडनी इंस्टीट्यूट, वो इंडस अस्पताल को हमने आउटसोर्स किया हुआ है, उसको हम 1 लाइन ग्रांट देते। प्रायोरिटी तो PKLI है, हम अभी ये कहें कि नहीं है तो वो नामुनासिब होगा, लेकिन वो भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं और कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं। यही वजह थी कि पिंडी में PKLI के हवाले किया उस किडनी अस्पताल को, जो बिया नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था, शहबाज साहब ने उसको बनाया था, वो उनके हवाले हम पिछले साल कर चुके हैं। उस पर वो कुछ चेंजेस कर रहे हैं। 3 अरब हम पे कर चुके हैं और अक्टूबर के पहले वीक में सेकंड PKLI पिंडी में काम शुरू कर देगा। सर, आप इस बात पे इत्तेफाक नहीं करते कि लोगों को सहूलतें मुकामी सतह पर मिलनी चाहिए? जो वो एलिमेंट्स हैं जो मुकामी सतह पे हो सकती हैं। अगर आप कहें स्टेट ऑफ ट्रांसप्लांट, वो आप डिस्ट्रिक्ट पे नहीं कर सकते। बड़े KPLI की बहुत बातें कर रहे हैं ना आप। SIUT जो सिंध में है, किडनी ट्रांसप्लांट करते वक्त 1 पैसा खर्च नहीं होता, जबकि PKLI
पर हुकूमत 10 से 15 लाख रुपए खर्चती है। ऐसे यूटी जो है ना उसके देखें बिजनेस मॉडल का मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया में जो कामयाब मॉडल्स हैं, गरीब का इलाज फ्री है और जो रिच है वो पे करता है। PKI का ये मॉडल है। PKI में 80% लोगों का 100% फ्री इलाज है, लेकिन 20-25% वो लोग हैं जो उनके पास एक अपना सिस्टम है, किसी के पास अगर अच्छी गाड़ी है, उसके कारोबार है, फॉरेन ट्रैवलिंग है, उससे ज़रूर वो पेमेंट लेते हैं। लेकिन पूर का तो इलाज फ्री है, वो गवर्नमेंट को 5 से 6 अरब हर साल देती है इस मकसद के लिए, लेकिन कुछ वो अपना भी शामिल करते हैं और ये एक सस्टेन मॉडल है और इसी सस्टेन मॉडल पे अस्पताल बेहतर हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दे रहे कि वहाँ पे पैसा कम खर्च होता है और यहाँ पे 10 से 15 लाख रुपए की कास्ट। मैं इस पर ना मुकम्मल एग्री नहीं करता, क्योंकि SAUT का मुझे बिजनेस मॉडल नहीं पड़ता। वो एक बड़ा वेल रिप्यूटेड शख्स है, मैं कह दूँ है नहीं है। तो मैं PKI की बात करूँगा पंजाब की। यहाँ पे 10 से 15 लाख खर्च होता है। वो जो पे कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उनका जीरो होता है, उनका जीरो खर्चा है। चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत एक्टिव हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल का विजिट करती हैं और कोताहियाँ आपके सामने हाईलाइट करती हैं। सवाल है कि क्या मैज MS को निकालने से मामला ठीक हो जाएंगे या हमें देखना पड़ेगा कि ये सारा जो सिस्टम है इसमें ख़राबी है, उस सिस्टम को दुरुस्त करना है, या MS को घर भेज देने से मामला ठीक हो जाएगा? इसका मुझे जवाब। ये दोनों बातें ठीक की आपने और बहुत आपने वैलिड बात की है। MS को घर भेजना उस वक्त ज़रूरी है जो मेयो में भेजा गया कि जब स्टोर में चीज़ें पड़ी हैं और वार्ड्स में नहीं है, तो MS को घर भेजना चाहिए। दूसरा जो आपने बात की, असल बात वही है जो आपने की है कि उस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। तो उस सिस्टम में जो प्रॉब्लम है उनकी निशानदेही की गई है, उन निशानदेही पे प्लानिंग की गई है, उस पर मतलब मैं ये समझता हूँ कि मेरे टर्नओवर। लेकिन सर उस MS के बारे में ये बात भी तो आपके दिल में हो गई एज ए लाहौरी कि वो पहले कह चुका था कि मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ और आपने उसके बाद मेरा उनसे आज भी एक एहतराम का ताल्लुक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेशुमार पेशेंट्स का, ऑर्थो का मैंने उनसे ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, ये 3.5 अरब रुपए का ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। असल स्टेटमेंट फिर क्या है? ये तो ठीक है कि अगर स्टोर में दवाइयाँ पड़ी हैं और मरीजों को नहीं मिल रही हैं, हर शख्स की ना मेरी बात सुनिए, ये ठीक है। ये बात मैं मज़ीद बता देता हूँ। देखिए, वफाकी मौत साहब का एक नोटिस था उन CEO साहब को। उस वफाकी मौत साहब के नोटिस के दौरान अगर कोई रिज़ाइन करे तो डिपार्टमेंट उस रिज़ाइन को मंजूर नहीं कर सकता। तो जब वो मामला सेटल हो गया तो फिर कंटिन्यू कर दिया गया। जब CM साहब आएंगी तो मामला सेटल था और वो एज CEO ड्यूटी कर रहे थे। और सर एक रेफरेंस है जंग अखबार का। जंग ने 23 जून 2025 को, ज़रा हौसले से सुनिएगा। महकमा सेहत के अदाद-ओ-शुमार में इंकशाफ हुआ है कि निश्तर डेंटल हॉस्पिटल में 69% मरीज़ मुफ्त अद्वियात से महरूम हैं। पंजाब डेंटल हॉस्पिटल लाहौर के 61%, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के 57%, गंगाराम हॉस्पिटल के 55%, गुजरांवाला अस्पताल के 52%, मेयो अस्पताल में 46% मरीज़ मुफ्त अद्वियात से महरूम हैं। किसी भी अस्पताल में 100% अद्वियात मुफ्त नहीं मिल रही। क्या कहें? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा है, मैं क्या इमरजेंसी 90% प्लस है और जो इंडोर और आउटडोर है वो 70 to 80% है। पहली बात। दूसरी बात, दवाई है कौन सी, मैं फिर वहाँ पे आऊँगा। अगर कार्डिक इंस्टीट्यूट में हम नेफ्रोलॉजी और एंडोक्राइन की दवाई नहीं मिल रही तो वो रिपोर्ट फिर गलत है। हाँ, अगर कार्डिक में कार्डिक की दवाई नहीं मिल रही तो फिर रिपोर्ट ठीक है। ये सारी बहुत टेक्निकल चीज़ है। क्या आप पसंद करेंगे कि ये जो मैंने कोट किया इसके लिए आप कोई एक छोटा सा इंक्वायरी कमीशन बना दें और इसका कोई जवाब आ जाए? लोग तो अखबार में खबर पढ़ते हैं और फिर आपके बारे में एक तासर कायम करते हैं। पहली बात है कि आप अगर कहेंगे सब अच्छा तो नहीं है। मैं खुद बिल्कुल फिक्रमंद हूँ। मेरा जो टारगेट है, जो मेरे टर्नओवर में चीज़ होनी चाहिए, जो दवाई की अवेलेबिलिटी है और जो छोटे छोटे माफियाज हैं वहाँ पे, इनको उड़ाना इंतहाई ज़रूरी है। खास साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर। जब ब्रेक से वापस आता हूँ तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। ख्वाज़ात जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। ख्वाज़ात, बात हो रही है ख्वाजा सलमान रफ़ीक से। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। क्या साहिवाल टीचिंग अस्पताल में बच्चों की हलाकत हुई और वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन मार्क किया? अच्छा, तो क्या हुआ? सर, गुजारिश ये है कि अस्पताल को पॉलिसी लाइन तो हमने देनी है, गाइडलाइन, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है उनको उस पर करना चाहिए। जो शॉर्ट सर्किटिंग है इसका 12 हमने हर मीटिंग में कहा कि अपने अपने अस्पताल का असेसमेंट करा दें किसी इलेक्ट्रिक कंपनी से, ताकि ख़ास तौर पे ICUs, नर्सरीज़ और इनमें इस किस्म का वाक़या ना हो। जब फिर इस किस्म का वाक़या हुआ, आग लगी, रेस्क्यू ने वहाँ पे रिस्पांस किया, उस पर तहकीकात की गई, जिसमें कल्प्रेट्स उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
तो अब आप देखें ना, अगर शॉर्ट सर्किटिंग है, कहीं पे तारें ठीक नहीं है, तो उसको चेंज कराना किसकी जिम्मेदारी है? बार बार लेटर लिख रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, बार बार मैं उनको ऑनलाइन कह रहा हूँ कि आप इसको करें, नहीं किया, उस पर सीएम साहब गई। कौन जिम्मेवार था जो इनकार कर? जो एमएस थे, इनकार नहीं उन्होंने किया कुछ नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो एमएस होता है, ये तो एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होता है। बेशक। आप इसको क्यों ज़ाया करते हो ये काम दे के? क्यों नहीं आप इसके लिए प्रोफेशनल लोगों को लाते जो इस मामले को जानते भी हों? एक एमएस है, वो बाहर से पढ़ के आया है और आपने उनको एमएस लगाया हुआ है, आपके सिफारशी हैं, दोस्त हैं, यार हैं। सिफारशी भी नहीं है, दोस्त यार भी नहीं है। नहीं, फिर आप एक डॉक्टर को क्यों, डॉक्टर उसको कहते हो कि ये स्विच ख़राब है, तुमको मैंने लेटर लिखा, इस स्विच को दुरुस्त करो, तो वो नहीं करता। तो सारा आपको बताऊँगा। तो वेल क्वेश्चन आपका। बात यह है कि एमएस है जनरल कैडर हर एक का मुख्तलिफ है। एमएस साहब एज ए डॉक्टर वो रसा चुनते हैं जहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करनी क्लिनिकल। टीचिंग कैडर रहता है, जनरल कैडर रहता है, पहली बात। सो एमएस साहब खुद अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम एमएस डायरेक्ट नहीं लगाते, मैं और सेक्रेटरी एमएस नहीं लगा सकते, मैं आपको वाज़ेह कर दूँ। एमएस लगाती है वो कमेटी और सीएम ने नामजद किया। क्या नया कैडर बनाने की जरूरत नहीं आ गई? कैडर है, कैडर जनरल कैडर मौजूद है, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट क्या कर रहे हैं वो आपको सारा बताऊँगा। सवाल आपका वैलिड है। बात यह कि एमएस की जो ट्रेनिंग है वो हमने आईपीएच में शुरू करा दी है। उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ठीक है सर। वैसे ये इंक्यूबेटर वहाँ पे नहीं थे, इट वाज आल्सो, ये भी पता लगा वहाँ पे इंक्यूबेटर ही नहीं थे। नहीं, इंक्यूबेटर भी थे, वहाँ पे वार्मर्स भी थे, उनकी तादाद खैर बढ़ाई गई है। उसमें मैं एक तो बता दूं कि साहिवाल के हवाले से सिर्फ आधा मिनट बोलूँगा। साहिवाल अस्पताल को जितना भी साहिवाल में काम हुआ है ना, मेडिकल कॉलेज वगैरह, वो सारा हमारे दौर में हुआ है। अभी भी कार्डिक इंस्टीट्यूट वहाँ पे बन रहा है अपना इफ्तार भाई, और नवंबर में कार्डिक सर्जरी वहाँ पे शुरू हो रही है। या मान रहे हैं ना कि जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया उस रोज़ वहाँ पे इंक्यूबेटर्स की तादाद कम थी, और जो ठीक होने वाले थे उनको ठीक करना चाहिए था, तो फिर उनको फारिग भी तो किया ना, उस पर ह्यूमन क्राई तो नहीं फिर होनी चाहिए। फिर वही मैं वापस जाऊँगा, मैं किसी को मुलाजमत से निकाल देना ही हल है मामला? मुलाजमत से किसी को भी नहीं निकाला, मुलाजमत आप निकाल ही नहीं सकते किसी को, क्योंकि जो रूल्स अच्छा निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि रूल्स हैं, ये खराबियां होती भी रहेंगी, उसमें इसका हल भी कोई नहीं है। प्रोसीजर के बाद निकालेंगे, आप एकदम किसी को टक करके नौकरी से निकाल सकते। क्या करें? उसको पीड़ा लगाइए, उस पर कार्रवाई होगी, जो साबित होगी पेनल्टी पड़ेगी उसको। वो आप रूल से बाहर नहीं जा सकते, ये किसी के पास इख्तियार नहीं है। कोई ऐसा रूल भी तो है ना कि मौजूद है सर, कोई ऐसा रूल भी जनाब वजीर होगा कि अगर 11 बच्चे हैं तो 11 इंक्यूबेटर होने चाहिए, अगर 23 बच्चे हैं तो 23 इंक्यूबेटर, ऐसा भी होगा रूल के नहीं है। उसका दूसरा पहलू भी है। देखें, हर जिम्मेदारी अस्पताल पे नहीं है, मॉरल वैसे जिम्मेदारी है। देखें जो पब्लिक है, ये मैं आपके पढ़ के तो ख़ास तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हमारी बहन बेटी फैमिली पे है उसको अपने आप को अस्पताल में रजिस्टर कराना चाहिए। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। होता ही है अपना इफ्तार भाई कि ना हमारे इल्म में होता है, एक दम बच्चा आता है जो आपके पास पहले रजिस्टर्ड ख़वातीन है, उनके बच्चे वो आपके पास तो मौजूद हैं, आपको पता है कि मैंने 2-3 माह बाद ऑपरेट करना है, सी सेक्शन करना है या नॉर्मल डिलीवरी होनी है, बच्चे ने आना नर्सरी। हमारे पास ये वो बच्चे आ रहे हैं जो प्राइवेट अस्पताल बच्चे वहाँ पे पैदा होते हैं, और वो बच्चे होते हैं सीरियस, तो सीरियस बच्चे को खुद कैटर करने के बजाय हमारे पास भेजा। अब यही में रुक जाए, एक सेकंड नहीं, मैं मदद चाहता हूँ, आपने हेल्थ प्राइवेट हॉस्पिटल जो मैनेज नहीं कर पाया उसके खिलाफ क्या कर दिया आपने? पहले तो उसके खिलाफ उसको बंद किया गया ना। जब साहिवाल में ये वाकया हुआ और चीजें सामने आई तो हेल्थ केयर कमीशन ने टीम भेजी, असेसमेंट की, उनको बंद किया उन अस्पतालों को। देखें, सजा और जजा ये साथ साथ है। आप ये कहें कि सारा माशरा ठीक हो गया, नो, रेगुलेट करना पड़ना। जब से आप वजीर बने कितने अस्पतालों को आप लाइसेंस जारी कर चुके हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो मेरे सरकारी अस्पताल हैं वो हेल्थ केयर कमीशन के साथ अटैच हैं, उनके जो स्कोरिंग है, मेरा देखें आप भाई, उसमें 161 इंडिकेटर्स हैं, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। 161 इंडिकेटर्स का मतलब है कि हेल्थ केयर कमीशन उसको लाइसेंस देगा जो उसके रूल्स पे, स्टैंडर्ड से पूरा उतरेगा। तो सरकारी अस्पतालों को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। हमने पहले 50 इंडिकेटर दिए हैं जो उन्होंने पूरे किए हैं, कोई इन्फेक्शन कंट्रोल, फ्यूमिगेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, ऑफ द वेंटिलेटर, वो हम इनके साथ काम करें, ये हमें रेगुलेट करते हैं। पंजाब में 10 अप्रैल 2025 को बुनियादी सेहत यूनिट्स की निजकारी के ख़िलाफ़ हेल्थ वर्कर्स ने सख्त एहतजाज किया, और जिसमें मुलाजमीन ने कहा कि तनख्वाहों, काम का मेयार और मुलाजमतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। खास साहब, आपको नहीं लगता कि निजकारी से पहले इंतज़ामी इस्लाहात पर तवज्जो देना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अगर लोगों ने तालीम भी आउटसोर्स से लेनी है, हेल्थ भी आउटसोर्स लेनी है, तो फिर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? गवर्नमेंट ने अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना है। पहला जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो इंटरवेंशन उसने करनी है, ख़ुद भी अपने आप के सिस्टम को बेहतर करना है, उसने आउटसोर्स भी करना है। पूरी दुनिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। किस मुल्क में नहीं है, दुनिया के किस मुल्क ने तरक्की की है वो पीपी मोड के बाद।
ये जो आउटसोर्स किए गए हैं, ये आउटसोर्स किसको किए गए हैं आपको पता है? ये डॉक्टर को किया गया, बाय नेम डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया। और उसका फ़ायदा क्या हुआ? BHU में मेडिसिन अवेलेबिलिटी 100% हो गई है। और वो डॉक्टर जिसको आउटसोर्स किया गया है वो सुबह से शाम तक बैठता है। पहले गैर हाजिरी बहुत बड़ा मसला था, हम तैनाती करते थे डॉक्टर की, हफ्ते में 2 दिन जाते थे। क्यों बैठने लग गया है? पहले नहीं है बैठता, अब क्यों बैठता? उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वो जो 7 से 7.5 लाख इसका मतलब, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि अब वो पैसा कमा रहा है तो वो सर्व कर रहा है पूरा पैसा। हाँ, वो 7 लाख खर्चा था BHU का पहले भी, अभी भी 7 लाख है। उस 7 लाख में डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, LHV अवेलेबल नहीं थी, आते थे हाजिरी लगाते थे चले जाते थे। अब वो वहाँ बैठे भी, इसका मतलब वो है अब वो पैसे कमा रहा है। सख्त, यस, उसकी सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। उसका फायदा क्या हुआ है कि जहाँ 40 या 50 पेशेंट आते थे अब 200 आते हैं। अब वो 200 पेशेंट मुफ्त नहीं आ रहे ना, वो पैसे को दे रहे हैं। मुफ्त आ रहे हैं ना, 100% मुफ्त है। अगर 100% वो पैसा डॉक्टर का, उस कॉन्ट्रैक्ट का, महकमे का मामला है, आम आदमी फ्री है। एक सेकंड सर, 7.5 रुपए खर्च, 7.5 लाख खर्च होता BHU पे। डॉक्टर आता नहीं था, दवाई मिलती नहीं थी। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने उसको आउटसोर्स कर दिया। अब वही बिल्डिंग जो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो प्रॉपर्टी हमारी है, जो रियासत की प्रॉपर्टी है, आवाम के टैक्सों से खरीदी है, अब आपने एक आदमी को दे दी। अब वो सब कुछ ठीक हो गया, डॉक्टर को दी विद द मॉनिटरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट। ऑलराइट, अब सब कुछ ठीक हो गया। तो खराबी कहाँ थी? खराबी ये थी कि डॉक्टर जो आते थे उनको जब हाजिरी कहा जाता था तो वो 1-2 दिन आते थे, फिर नहीं हाजिरी लगाते थे। मॉनिटरिंग वीक थी ना, तो आते ही हुकूमत ने सबसे पहले ये फैसला किया कि बड़े अस्पतालों का जो लोड है उसको कम करेंगे, BHU को बेहतर करना है। अब BHU की आप इस पर ना एक रिपोर्ट आपको जरूर करनी चाहिए। आप जाके लोगों से पूछें उस गाँव के, उस कस्बे कि पहले बेहतर था या बेहतर है। उनको तो फ्री इलाज मिल रहा है आम आदमी को, लेकिन उसको इलाज मिल रहा है सरकारी BHU में प्राइवेट लेवल का। माजी में आपकी जमात MTI एक्ट की सख्त नाकद थी, इसकी मुखालफत करती थी और सरकारी अस्पतालों को बोर्ड्स के हवाले करने की भी डट के आपने मुखालफत की। अब इसी कानून का नाम बदल के आपने पंजाब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन एक्ट रख दिया, ये क्या है? पहली बात है कि हमारे अस्पतालों में ऑटोनमस मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट तो चल रहा था, बोर्ड्स मौजूद थे। इस तरह जो हमने बोर्ड बनाए हैं, हमने उसमें बहुत ही काबिल लोग डाले हैं, टॉप लॉयर्स डाले हैं, चार्टर अकाउंटेंट डाले हैं, टॉप प्रोफेसर डाले हैं, बोर्ड के चेयरमैन मेन प्रोफेसर्स को बनाया ताकि बोर्ड एक्टिव हो। इसका जो अब कानून साजी की गई है, पहली बात है कानून साजी हम इम्प्लीमेंट फिलहाल 3 अस्पतालों पे कर रहे हैं इफ्तार भाई। एक दिल के दो बड़े अस्पताल हैं, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर, उसकी वजह नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा और पंजाब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन एक्ट में तरमीम। क्या वजह? उसकी वजह ये तीनों अस्पताल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बना रहे हैं हम। यहाँ पर जो भी ग्रेड होगा वो ग्रेड सरकारी नहीं होगा, सिविल सर्वेंट एक्ट का इतलाक नहीं होगा, नहीं होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे लोग और इस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चलता है उस तरह होंगे। दूसरा, तहरीक इंसाफ के दौर में हम इनको कुछ भी नहीं कह सकेंगे, नहीं मैं एक हम इनको कुछ भी नहीं कह सकेंगे। जो बोर्ड है ये बोर्ड को जवाब दें, बोर्ड हायर एंड फायर कर सकता है और बोर्ड भी कैबिनेट बनाई, बोर्ड भी आपने बनाया है, बोर्ड अपने बनाया। खास साहब फिर मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा, मुझे ब्रेक से वापस आऊँगा तो ये मामला चलता रहेगा सवाल जवाब का। ख्वातीन नज़र हम जा रहे हैं ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात, बात हो रही है ख्वाजा सलमान रफ़ीक से। आइए गुफ्तगू को जारी रखते हैं। खास साहब, पंजाब असेंबली की स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कमेटी में इंकशाफ हुआ है कि इस वक्त सूबे में 14,000 डॉक्टरों की असामियाँ खाली हैं। ये कब तक पूरी कर लेंगे? ये अस्पताल बग़ैर डॉक्टर्स के काम करते रहेंगे? अब फिर आऊँ इस पर रिकॉर्ड की बात पे, और आपको इस पर रिकॉर्ड देखना चाहिए कि भर्ती पर पाबंदी कब लगी, कितना अरसा लगी और कब उस पाबंदी को ख़त्म किया गया। ये पूरा 5 साल का एक है और इसको जो मैं आपसे इस बात कर रहा हूँ तो आप इसको आप कंफर्म करें और इस पर हम दोबारा प्रोग्राम कर सकते। 5 साल पाबंदी रही, ना नर्स भर्ती हुई ना डॉक्टर भर्ती हुआ। हमने पिछले साल 3,000 नर्सेज भर्ती की, इस साल हम 3,500 नर्सेज भर्ती कर रहे हैं। हम MOW लोकम पे हमने भर्ती की हैं, हमने 1200 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो भर्ती कर रहे हैं, जिनमें कई 100 ज्वाइन कर सकें और आ रहे हैं। जितनी भी खाली सीटें एज पर यास्टिक ऑफ द अस्पताल है, इन सबको पूरा किया। 14,000 डॉक्टर्स आप कब तक? उसमें 14,000 में हजारों वो होंगी जो प्रमोशन के तहत हैं, जो इंडक्शन नहीं है। उसमें कई सीटें ऐसी होंगी, आप समझ गए ना, हाँ। कि जिसने आना ही प्रमोशन पे, ठीक है, उसमें प्रमोशन है। जो खाली सीट है वो टीचिंग कैडर की सीट्स होंगी जिसके बंदे अवेलेबल बहुत कम है। उस पे ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है क्योंकि यस ये अपने टेन्योर में मुकम्मल कर लेंगे भाई, उससे ज्यादा अपने टेन्योर में मुकम्मल कर लेंगे, ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा सर, आगे चलते हैं। सर, लाहौर के सर्विस अस्पताल की जब हम बात करते हैं, अभी आपने मेरे प्रोग्राम में कहा कि सब ठीक है। हालत यह है कि एक्सरे और CT स्कैन की रिपोर्ट्स देने की बजाय कहा जाता है कि जाओ रिपोर्ट को अपने
मोबाइल में तस्वीर खींच के इफ्तिखार भाई, इस पर ना दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। ये जब भी आती है ख़बर किसी भी मीडिया चैनल के ज़रिए, तो जब हम अस्पताल से रिपोर्ट मंगाते हैं तो बिल्कुल इसके ना बरक्स होती है। ये एक इसका तरीकाकार क्या करें? इसका तरीक़ेकार ये मॉनिटरिंग जो बेहतर हम कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट जो बेहतर कर रहे हैं, और जितना हमारी मॉनिटरिंग बेहतर होगी उतना सिस्टम बेहतर होगा। हम मॉनिटरिंग किससे करनी है? देखें, हम ये कतई नहीं कह सकते हु इज द मॉनिटर फॉर दिस थिंग। हमने करनी है, हमने सिस्टम नहीं करनी है, बिल्कुल हमने। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि बाज़ बड़े सरकारी अस्पतालों में ECG, CT स्कैन और वेंटिलेटर मौजूद होने के बावजूद उनकी रिपेयर की ज़रूरत है और रिपेयर पे परवाह नहीं की जा रही? पहला ठीक है, दूसरा गलत है, परवाह नहीं की जा रही। ये हो ही नहीं सकता कि कोई वेंटिलेटर, क्योंकि सब चीज़ें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में है, कोई CT है, लेकिन मशीन चलनी है, ख़राब होना है, उसने ठीक होना है, उसका पुरसा वक्त बाहर से आना है, तो वो बाज़ बड़े अस्पताल में तो 2-3 CT भी है ना। अगर एक CT ख़राब है तो दूसरी चल रही है। जनाब वज़ीर, आप मुझे मौका देंगे आज? जितना मर्जी आप बात करें। अगर लोगों को आपके अस्पतालों से कोई गिला है, ECG नहीं मिल रहा, रिपोर्ट नहीं है, इस किस्म की शिकायत के लिए आप क्यों नहीं हमको मौका देते? एक ऐसा टेलीफोन नंबर जिसको अटेंड करने वाले 100 आदमी हों और हर ऐसी शिकायत को नोट करें और उस पर जिससे मुतल्लिका उसको दे। कंप्लेंट के लिए MS का ऑफिस मौजूद है। दूसरा ये है कि जो मीडिया खबरें हैं मैं उसको हमेशा संजीदा लेता हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स की जो खबरें हैं उस पर हम। चौथा ये है कि मैं खुद जब अस्पतालों में जाता हूँ ना, तो मैं आपको मैं किस दिन लेके जाऊँगा, मैं इतला करके नहीं जाता और मैं अकेला जाता हूँ। मैं अस्पताल में खुद जाता हूँ, हफ्ते में 3-4 विज़िट करता हूँ, खामोशी से टेंडर्स के पास बैठता हूँ, उनको नहीं पता होता मैं कौन हूँ, मरीजों के पास बैठता हूँ। सरकारी अस्पतालों में OPD 2 बजे बंद हो जाती है, जिसकी वजह से सरकारी और प्राइवेट दफातर में काम करने वालों को अपना चेकअप कराने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। बाज़ का छुट्टी मिलती है, बाज़ का नहीं मिलती है। क्या आवाम की सहूलत को रखते हुए सेकंड शिफ्ट का इत्लाक मैं इसका सबसे बड़ा दायी हूँ, मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ। मैं आपकी इस बात से एग्री करूँगा। मेयो में हमने तजर्बाती तौर पे शुरू की है, लेकिन अभी लोगों का रुझान कम है और OPDs की जो रश है इफ्तार भाई, उसमें जो इंटरवेंशंस करनी है उसमें एक इंपॉर्टेंट तरीन है कि आप उसका टाइम बढ़ा दें ताकि लोगों का रश कम हो। ये क्या हुआ? शेख ज़ायद अस्पताल इमयार खान की अद्वियात में से कीड़े निकल आए। इफ्तार भाई, ये मुस्तनदनी बात, मैं इसको अभी कोई हाला नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे इल्म में नहीं है बात। 2018 में साबिक़ चीफ जस्टिस ने अवाम की शिकायत पर लाहौर के सरकारी अस्पतालों के ख़िलाफ़ सुओ मोटो एक्शन लिया, जिसमें प्राइसिंग, अद्वियात की फराहमी, एमरजेंसी इक्विपमेंट और एम्बुलेंस वगैरह पर अवाम की शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए अस्पतालों को रिपोर्ट जमा करवाने को कहा गया। क्या आप भी मौजूदा हेल्थ के मसाइल के हवाले से इस तरह की कोई इंक्वायरी करने का इरादा रखते हैं? इफ्तार भाई, हमारा तो सारा जो 16 अस्पताल तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जा चुके हैं। हमारे पास डाटा ये भी आ रहा है कि कौन सा प्रोफेसर OPD जमा रहा है, कौन OPD में जा रहा है। हम तो सारा E-गवर्नेंस पे जा रहे हैं। तो जितने हमारे अस्पताल हैं हम अपने टेन्योर में उसकी E-गवर्नेंस मुकम्मल करेंगे। कैमरे हमने तैनात कर दिए गए हैं, तो मॉनिटरिंग भी की जा रही है और फिजिकल हम खुद भी जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने रिपोर्ट्स की बात की है, ये एक रेगुलर है फीचर जो MS और VCs प्रिंसिपल अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं जैसा चीनी का माफिया है, गंदम का माफिया है, खाद का माफिया है, इस तरह मेडिकल का माफिया भी है? बड़े अस्पतालों के एक कमरे की कीमत 25,000 से 50,000 रुपये है। नहीं, मेरा ख्याल है ऑपरेशन की कीमत इतनी है कि लोग सोच नहीं सकते। इफ्तार भाई, ये शिकायत है, नहीं, ये शिकायत है लेकिन बहुत कम है। मुझे अपने डॉक्टर नर्स पे इत्मीनान है। सीनियर डॉक्टर ये एक क्लरिकल लेवल पे जरूर हो सकता है और ये वाक़यात होते हैं, उस पर सजा भी मिलती है। आपने जिस माफिया का जिक्र किया था ना, की बात करो, मैं उसको ना माफिया नहीं कहता, लेकिन मैं कुछ बात ना खुल के करना चाहता हूँ और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक मैसेज देना चाहता हूँ। माफिया का नाम मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन जो हमारे वेंडर्स हैं, जो मैनुफैक्चरर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि हर उस दवाई में जिसमें आप पैसा कमा रहे हैं उसमें तो आप ऑर्डर में आ जाते हैं, लेकिन जिसमें आप पैसा नहीं कमा रहे आप उसमें ऑर्डर पे नहीं आते। ये भी मुनासिब नहीं है। कहीं कमाना पड़ता है, कहीं नहीं कमाना पड़ता। अस्पताल एक प्रायोरिटी है। जो लोग वहाँ बिज़नेस कर रहे हैं उनको बिज़नेस तरीके से चलना चाहिए। और इस पे इफ्तार में मैं आपको ये इतना सिर्फ कहना चाहूँगा कि मैं अपने जाने से पहले जो मोनोपलीज़ हैं वो मैं तोड़ के जाऊँगा। देयर इज़ नो मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। क्या आप बिलीव करते हो उसमें? जी बिल्कुल बिलीव करता हूँ। मुझे एक बात बताएं कि अना जी, जो अब हम एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इट्स ए पॉलिटिकल क्वेश्चन ना हो कि अना, इंतकाम, उखाड़ पिछाड़, मार धाड़ अगर बंद ना हुई तो क्या ये हकीकत है कि ये मौजूदा निज़ाम अपने इख्तिताम को जा रहा है और अजाब दस्तक दे रहे हैं? सर, ये बात तो काफ़ी ठीक है, क्योंकि ख़ासतौर पर जो बलूचिस्तान के हालात हैं उस पर तो हर बंदा मुतफ़िक्र है।
और जहाँ तक अना की बात है, अना के खोल से तो बाहर आना पड़ेगा, कोई भी हो, वो तो सबके लिए चीज़ है। वो चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, वो डॉक्टर्स हों, या कोई भी शोबा ज़िंदगी का बंद हो, अना के खोल से तो बाहर आना पड़ेगा। और विक्टिमाइजेशन जो है उससे भी मुल्क कभी आके नहीं चल सकता, इसमें कोई बहस नहीं है। इस उम्मीद के साथ कि आज की इस नशिस्त का कोई फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अस्पतालों में और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। मैं एक जवाब दूँ इसका, बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको कहूँ कि बहुत मेरे दिल पे बोझ है और मैं इस टन्योर में काम करके जाना चाहता हूँ, क्योंकि शायद मैं नेक्स्ट आना ना हूँ, मुझे नहीं पता मेरी उम्र होगी नहीं होगी, लेकिन जो आपने बात की सारी, मैं इसको जज्बाती अंदाज में कर रहा हूँ। मेरे लिए ज़िंदगी मौत है सिस्टम को बेहतर करना, मुझसे इससे आगे कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी।